कि आपको अगर सीआर तो हम लोग ईमेल के थ्रू तला देखें। तला कर लो, इंटरनेट अच्छा है ना तुम्हारा? ठीक है, मेरा हाल है, मेरे पास एक मैसेज दिखा रहा है कि योर रिकॉर्डिंग, तो प्रॉब्ली रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है लेकिन मैम, अगर आ किसी गया टाइम मैसेज। आपने तलहा का नाम लिया, लेकिन तलहा या कोई और किसी को इस तरह से मैसेज मिलता है कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो आप लोग अपने तौर पर रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हो। अच्छा जी, अब हम थोड़ा टाइम वेस्ट किए बगैर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी, ब्लैंक स्क्रीन नजर आ रही है आपको, ब्लैंक शीट? यस ठीक है, यस मैम। हम लोग थोड़ा सा कल के लेक्चर से स्टार्ट लेते हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसने कल का लेक्चर स्टार्ट से लिया हो, तो आप लोग जरा मुझे बताओ कि हम लोगों ने कल क्या किया था। पहली चीज क्या पढ़ी थी? कल हमने सिग्नल को हमने देखा था, कंटिन्यूअस टाइम को, ठीक है, कि कैसे वो कंटिन्यूअस टाइम होता है, फिर हम लोगों उसकी ने सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन बिल्कुल की ठीक है, थी। बिल्कुल ठीक और है, फिर हम हमने लोगों ये ने भी कल डिस्कस किया था कि वो जी अगर क्वांटाइजेशन पहले कर दें और सैम्पलिंग बाद कर दें तो वो क्या चीज़ें। होता है। अच्छा, आई एम हाँ सॉरी, मैं उसको अभी तक देख नहीं सकी क्योंकि मैं और थोड़े से मसलों में इन्वॉल्व थी, लेकिन वो ड्यू है एक डिस्कशन कि अगर हम क्वांटिटाइजेशन इस टाइप पहले करें तो उससे क्या फर्क पड़ता है। हम लोगों ने 4 टाइप्स ऑफ सिग्नल्स कल देखे थे, जिस जहाँ से स्टार्ट किया था। हम लोगों ने कहा था कि एम्पलीट्यूड डोमेन में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। आया कि हमारा एम्पलीट्यूड एनालॉग हो सकता है या फिर डिजिटल हो सकता है, और इसी तरह से हमारे पास टाइम डोमेन में 2 ऑप्शंस हैं। हमारा टाइम डोमेन में टाइम एक्सेस कंटिन्यूस हो सकता है या फिर डिस्क्रीट हो सकता है। ठीक है, तो इन चारों कॉम्बिनेशंस को मिला के हमारे पास 4 तरह के पॉसिबल सिग्नल्स बनते हैं, तो उसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इनको इन 4 तरह के सिग्नल्स को हम लोगों ने थोड़ी डिटेल से देखा था, और उसके बाद हाँ जी, तो साइट पे अवेलेबल है। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्क्रीट टाइम के लिए देखते तो मेरे पास कंटिन्यूस टाइम का स्लाइड अवेलेबल है। हम लोगों ने कहा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जब मैम पहले कंटिन्यूस में देखा था और फिर उसको कॉन्टिन्यूस में डिस्क्रीट देखा में था अप्लाई पहले। किया था। अच्छा, आई गेस मेरे पास इसकी ना स्लाइड्स अवेलेबल नहीं है, चलो इट्स ओके। अच्छा जी, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से पहले हम लोगों ने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की 3 प्रॉपर्टीज देखी थी। वो 3 प्रॉपर्टीज क्या थी, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? मैम एक तो पीरियोडिसिटी देखी थी उसकी। ठीक है, हम लोगों ने कहा था कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इज ऑलवेज पीरियोडिक, यस मैम। और उसके अलावा अगर उनकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो अगर सेम नहीं होती तो फिर वो डिफरेंट नज़र आते हैं दो सिग्नल्स। अच्छा अच्छा, चूंकि आपने फंडामेंटल का नाम लिया ना, तो मैं आपको ये चीज़ या आपको ये सारी क्लास में एक दफ़ा बताना चाहूँ कि आपको आपके इल्म में शायद हो कि जो साइन या साइन सिग्नल्स हैं, वो दुनिया का एक वाहिद सिग्नल है जिसमें सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो चूंकि उस वो है ही एक ऐसा सिग्नल जिसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, तो अगर हम फंडामेंटल की टर्म बोले या ना बोले, दैट इज द सेम थिंग। जो ऐसे फ्रीक्वेंसी, जो ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हों, मसलन स्क्वायर वेव, मसलन ट्रायंगुलर वेव या कोई और सिग्नल, तो उसमें अगर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की टर्म यूज़ करें तो समझ आती है कि हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स भी हैं। ठीक है, लेकिन दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर कि साइन या कोसाइन सिग्नल्स ऐसे सिग्नल्स हैं जिसमें, या दुनिया के ऐसे सिग्नल्स है वाहिद जिसमें एक सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। तो उसमें अगर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलें या फ्रीक्वेंसी बोलें तो वो उसका एक ही मतलब है। अच्छा, तो जैसे कि आपने बोला कि अगर 2 सिग्नल्स जिनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या जिनकी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से डिफरेंट है, तो वो हमें देखने में भी एक दूसरे से डिफरेंट लगेंगे। और उसको हम लोगों ने कुछ इस तरह से कहा था कि एक्स ए टी इज नॉट इक्वल टू एक्स बी टी if
ओमेगा ए इज नॉट इक्वल टू ओमेगा बी। और तीसरी बात हम लोगों ने ये कही थी कि अगर हमारे पास ओमेगा बी इज इक्वल टू ओमेगा ए प्लस 2 पाई, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एक्स बी टी बनेगा वो तेजी से फ्लक्चुएट कर रहा होगा या ज़्यादा उसकी उसकी फ्लक्चुएशन रेट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एक्स ए टी। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये तीन Yes. चीज़ें पढ़ने के बाद हम लोगों ने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को देखना शुरू किया था। और जो पहली बात हम लोगों ने इसमें कही थी वो ये थी कि किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का पीरियोडिक होना ज़रूरी नहीं है। सही? सिर्फ वही डिस्क्रीट टाइम। अच्छा, पीरियोडिसिटी की एक शर्त क्या है कि एक ये वाली इक्वेशन फॉलो की जाए। अच्छा, मैंने कल आप लोगों से कभी पूछा नहीं था कि क्या आप लोगों को कैपिटल एन का कॉन्सेप्ट है या आप सिग्नल को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसका पीरियोडिक उसका पीरियड क्या है? मैम ये काइंडली एक दफा बता दें आप। अच्छा अच्छा, कैपिटल एन किसी को अगर नहीं कल पता था ना तो कल आपको जरूर मुझे यहाँ रोक के पूछना चाहिए था, क्योंकि मैंने ये अज्यूम किया कि यू नो व्हाट इज कैपिटल एन, राइट? तो ये आपको पूछना चाहिए था, मैम बताना जैसे चाहिए। जैसे दूसरे में टी होता है कंटिन्यूस जी, टाइम में, तो इसमें एन आ गया, बस वो है तो सेम ही है ना। वैसे तो यस, टेक मतलब फंडामेंटली तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि एटलीस्ट मैंने नोट किया कि स्टूडेंट एक गलती करते हैं। मैं उस तरह बताना चाहती हूँ कि वो गलती होती क्या है। बस अगर हमारे पास ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है ना, तो इसमें जो एक पीरियड है वो मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं t इज इक्वल टू 0 से शुरू करती हूँ तो मैं यहाँ पे खत्म करूँगी। अब इसका जो अगला पीरियड शुरू हो रहा है ना वो एग्जैक्टली इसी पॉइंट से शुरू हो रहा है और वो यहाँ तक जा रहा है। अब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में ऐसा नहीं होता। लेट्स सपोज कि मेरे पास अगर ये एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो मैम आपकी वीडियो रुकी। अच्छा मैम ये ना आपके इंटरनेट का मसला नहीं है। लास्ट टाइम जब हम एसएनएस भी पढ़ रहे थे ना, तो जी ये जो आप इनके जिस डिवाइस से आप रिकॉर्ड कर रही हैं ना और ऑन स्क्रीन जी प्ले कर रही हैं, ये जी उसका उसमें कोई इशू है। लास्ट टाइम एसएनएस में भी इशू आता था ये। अच्छा ओके। अच्छा, यस एक मैम। मुझे आप ये बात बताओ कि क्या आप लोगों ने इस मोड से मतलब इस मोड का मतलब ये है कि जैसे मैं साथ साथ लिख रही हूँ और आपको बता रही हूँ, किसी और सब्जेक्ट में पढ़ा है या मैम प्रेजेंटेशन से पढ़ा है? एसएनएस में ही पढ़ा था इस तरह, एसएनएस में पढ़ा था। वैसे फिफ्थ में तो नहीं पढ़ा हमने इस तरह। अच्छा, और अपेरेंटली आप कह रहे हो कि उसमें भी आपको प्रॉब्लम आई थी। मैम अम, यानी कि रिकॉर्डेड लेक्चर थे ना, तो मैम जी जब पढ़ा रही होती थी तो मैम खुद बताया करती थी कि मुझे भी बाद में पता चला जब वो यूट्यूब अपलोड करने लगी होती थी ना, तो हमें मैसेज करती थी कि इसमें लैग है थोड़ा सा या कुछ इस तरह का। ये शायद वही इशू है इसमें भी। अच्छा ओके। फिर ऐसा करते हैं कि मैं अभी तो हमारे पास अगले मंडे तक का टाइम है, तो मैं सॉफ्टवेयर चेंज करके देखती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स में कोई मसला नहीं आया। वो या कम अज़ कम किसी ने अभी तक शिकायत नहीं की कि आपकी ऑडियो वीडियो की सिंक्रोनाइजेशन नहीं थी। अम, तो मैं फिर सॉफ्टवेयर चेंज करके देख सकती हूँ, एक एक चीज़ ट्राई कर सकते हैं। चले मैम। आज वैसे लेकिन भी हम चूंकि एमएस टीम से रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो पता चल जाएगा जी कि इसका जी सॉफ्टवेयर का ठीक है मसला है या। ठीक ठीक, चलें आज होपफुली आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही होगी। अच्छा, अभी आपको स्क्रीन पे क्या नज़र आ रहा है? मैम। दो वेव्स नजर आ रही हैं, एक ये डिस्क्रीट मैं में और एक। हाँ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के ऊपर एक मतलब मार्कर घेर रही हूँ, नज़र आ रहा है? जी जी। ठीक है। अच्छा जी, ये मेरे पास एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। अब इसमें जब मुझे पीरियड डिटरमिन करना है तो और अगर मैं n इज इक्वल टू 0 से शुरू करूँ तो मेरा पीरियड अपेरेंटली यहाँ पे खत्म होगा जाके। ठीक है? मुझे मतलब ये बेसिकली 4 डिस्टिंक्ट सैंपल्स हैं। ठीक है? मतलब जिसको मैं n कहूँगी और n इज इक्वल टू 4 है मेरे पास, और मेरे पास जो अगला पीरियड शुरू होगा ना वो यहाँ से नहीं, वो अब यहाँ से शुरू होगा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। ठीक है? तो ये एक डिफरेंस है, मतलब ये इसमें देखो गैप है यहाँ पर। तो ये जो चीज़ है ना, मतलब मैनेजमेंट्स को यहाँ पर मिस्टेक करके देखा है। ये थोड़ा सा आपने ज़हन में रखना है कि अब यहाँ पर सिग्नल अब खत्म हो गया ना, अब इन नेक्स्ट सैंपल के आने तक चूंकि ये अनडिफाइंड स्पेस है तो ये किसी पीरियड का हिस्सा नहीं है। तो हम लोगों ने डिस्टिंक्ट सैंपल सीखे होते हैं। इसका जो यूनिट्स होता है आपको पता है कि सेकंड्स में या मिली सेकंड, या मतलब यूनिट्स इसके जो है वो सैंपल्स हैं।
तो हम लोगों ने डिस्टिंक्ट सैंपल्स देखने होते हैं कि ये वाला जो सैंपल है ये वापस कहाँ जाके रिपीट हो रहा है, तो उससे पहले पहले तक का जो सैंपल होता है वो वहां तक हम पीरियड काउंट करते हैं। ठीक हो गया? जी मैम। अच्छा, अब अज्यूमिंग कि आप एन को अंडरस्टैंड कर चुके हो, हम वापस चलते हैं इस कॉन्सेप्ट की तरफ जहाँ पे हम ये बात कर रहे थे कि डिस्क्रीट टाइम कोसाइन सिग्नल का पीरियोडिक होना ज़रूरी नहीं है, और अगर वो पीरियोडिक होगा तो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। और फिर हम लोगों ने एक मतलब एम्पलीट्यूड और फेज इन दोनों को इग्नोर करके एक सिंपल कोसाइन वेव की इक्वेशन से स्टार्ट लिया था, और रिड्यूस हमने ये किया था कि सिर्फ वही कोसाइन वेव, वही साइनसॉइडल सिग्नल्स पीरियोडिक होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकेंगे। ये चीज़ सबको याद है, या इन अदर वर्ड्स ये चीज़ सबको समझ आई थी? यस यस मैम। और फिर हम मैम लोगों इसमें ने एक बात कंफर्म करनी है आपसे। जी मैम जिस तरह हमने कल कॉजन को हमने बोला था कि ये पीरियोडिक नहीं है क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, किसको बोला था हमने? कॉजन को। कॉज एन, ठीक है। मैम मैंने ये बात पूछनी थी कि जैसे cos 2n है तो वो भी नॉट पीरियोडिक है ना? जी ऐसे ही है। तो मैम ये मैं देख रहा था एक जगह पे लिखा हुआ था कि अगर हम वो पता नहीं पाई की वैल्यू इसमें पुट करें तो उसको 2 पाई वाली फॉर्म में लेके आ सकते हैं, लेकिन उसके साथ k जो है वो 2 पाई की फॉर्म में आएगा। तो तो के तो मैम 2 पाई की फॉर्म में नहीं आ सकता ना, के तो के मस्ट, मतलब मस्ट जब हम मस्ट कहते हैं तो उसका मतलब है कि कोई और चीज पॉसिबल है ही नहीं, के मस्ट बी इंटेग्रल। ठीक है मैम। ठीक है, अच्छा यानी आज हम इंशाल्लाह थोड़ा सा ये भी पढ़ेंगे कि के क्या है, जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि के इंटेग्रल वैल्यू के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। अच्छा बात पूरी कीजिए, क्या कह रहे थे आप? मैम बस वही आपने बता दिया ना कि वो पॉइंट्स में नहीं होगा, वो 1 2 3 इसी तरह फॉर्म में होगा। वो फिर वो बात भी कोई रैशनल। कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई हो या दोबारा पढ़ो तो उसका मतलब कुछ और हो बात का, लेकिन के और एन के ऊपर इंटेग्रल की कंडीशन होना जरूरी है। के मैम पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, एन तो होगा भी पॉजिटिव हमेशा। ठीक है, मैम अच्छा जैसे कि आपने आइडेंटिफाई किया कि कॉज एन इज ए पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक, और इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पे कॉज 2n होता तो वो भी एक पीरियोडिक सिग्नल होता। ठीक है, क्योंकि हम 2 को भी किसी तरीके से 2 पाई इस ओवर फॉर्म n की में फॉर्म में नहीं लिखते। नहीं लिख सकते। ठीक है, इसी तरह से अच्छा अब इसी को बात को एक्सटेंड हम करते हैं कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह का सिग्नल हो तो ये पीरियोडिक है या नहीं। मैंने यहाँ पे लिखा है कॉस 1.57 पाई एन। मैम बनाया तो जा सकता है क्योंकि इसमें पाई है। नहीं है मैम, जी ये अच्छा, नहीं किया सिर्फ जा पाई सकता। होना जरूरी नहीं है, मैंने ये बात इसीलिए यहाँ पे लिखी है कि हम इस चीज को भी एड्रेस करेंगे कि पाई की मौजूदगी यहाँ पर इसको पीरियोडिक बना देगी। मसलन कैसे कि 1.57 पाई, क्योंकि ओमेगा तो सिर्फ इसके बराबर है ना, एन तो उसको सिर्फ टाइम का फैक्टर डाल है, इसको मैं लिख सकती हूँ 157/100 इंटू पाई। फर्दर मैं इसको लिख सकती हूँ 2 पाई बाय 200 इंटू 157। यस, जी मैम। तो ये जो सिग्नल है एक तो ये पीरियोडिक है, 157 इसमें के की वैल्यू है, 200 इसमें एन की वैल्यू है। के की वैल्यू क्या होती है ये हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे, लेकिन ये एक पीरियोडिक सिग्नल है। अच्छा अब जैसे कि आपने कहा कि इसे पाए है चूंकि तो हम इसको पीरियोडिक कहेंगे, तो अब एक और मिसाल भी हम देखते हैं। cos √2 पीरियोडिक सिग्नल है। मैम मैंने वो इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि इसे बनाया जा जी सकता है, यानी कि हम इस फॉर्म में ले आएंगे तो हाँ वो हाँ बन ठीक है, जाएगा। आपने आपने ठीक कहा था, आपने गलत नहीं कहा था, तो फिर मेरा मतलब उसी की एक्सटेंशन है ना ये, क्या क्या इसको बनाया जा सकता है। मतलब देखो ना, हम लोगों ने इस पॉइंट तक, ये जहाँ जब तक मैंने लाइन लगाई है, हम लोगों ने ये
अंदाजा लगाया कि अगर हमारे पास पाई ना हो फ्रीक्वेंसी में, ओमेगा में पाई ना हो, तो सिग्नल फॉर श्योर एपीरियोडिक है। ठीक है, इस पॉइंट तक हम लोगों ने ये नतीजा निकाला था। फिर हमने कहा कि अच्छा ठीक है, पाई हमारे पास आ गया, अब फ्रैक्शन वैल्यू हो तो हम सिग्नल की पीरियोडिसिटी रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अब ये एक ऐसा सिग्नल है जिसमें पाई तो मौजूद है, लेकिन इसके साथ एक तरह मुख्तलिफ तरह का नंबर है। तो हम लोगों ने इस मैम सूरत हाल में इसकी भी अंदाजा 1.4 लगाना है। बनती है। क्या बनती है? 1.4। अच्छा, लेकिन वो वहां पे रुका नहीं होगा, कुछ और नंबर्स और भी होंगे आगे। यस मैम। ठीक है ना? अब ये जो एक तो ये कि ये रुका हुआ नहीं आगे नंबर है, दूसरी बात ये कि जो √2 है ये एक इररेशनल नंबर है। इररेशनल यस मैम, नंबर क्या होते हैं? वो इनके वो काफी सारे होते हैं मैम, वो खत्म नहीं होते उनकी पाए है डेसिमल मैम। पॉइंट के बाद, हाँ जैसे पाए एग्जैक्टली, जैसे डेसिमल नंबर, डेसिमल के बाद ये बस 4 5 7 1 2 3 व्हाटएवर ये चलता ही जाएगा। इसमें आप इसको जितना कंप्यूट करो आपके पास कोई ना कोई मुख्तलिफ नंबर आता ही जाएगा। तो इस तरह के नंबर जो होते हैं वो इररेशनल नंबर्स होते हैं। उनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में q/p कह लो या p/q कह लो, इस फॉर्म में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि √2π या ऐसा कोई भी इररेशनल नंबर अगर हम एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे इस फॉर्म में, तो अगेन हम ऐसा कोई k/n फाइंड आउट नहीं कर सकते जो कि हमें √2 के बराबर रिजल्ट देते हैं। ठीक है, इसलिए एक तो ये एक्सप्रेस नहीं हो सकता, पहली बात, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो cos √2πn है, इट इज नॉट अ पीरियोडिक सिग्नल। ओके ओके मैम। अच्छा ठीक, अच्छा अभी तक हम लोगों ने कल वाली बात जो पढ़ी थी उसी को थोड़ा सा उसी कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन किया है कि हमारे पास एक अगर डिस्क्रीट टाइम कोसाइन सिग्नल हो या डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल हो तो उसका पीरियोडिक होना जरूरी नहीं है। अच्छा, अब हम लोग तीसरे कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, दूसरे को फॉर द टाइम बीइंग छोड़ के। तीसरा कॉन्सेप्ट कंटिन्यूस टाइम सीरीज से हम लोगों ने ये पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी का 2π की एडिशन वाला फैक्टर था, वो आप वहाँ से देख लो। अब हम करने ये लगे हैं कि डिस्क्रीट टाइम के लिए इस चीज़ को चेक करने लगे हैं। मेरे पास एक सिग्नल XAN है जो कि cos ओमेगा AN है। ठीक है, और मेरे पास एक सिग्नल cos BN है जिसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा BN, और ओमेगा B बेसिकली इक्वल है ओमेगा A प्लस 2π के। ठीक है, हाँ जी, आपको लास्ट जो चीज नजर आ रही है ओके लिखी हुई, वो क्या नजर आ रही है? ओमेगा A प्लस 2π। ठीक है, इसका मतलब है कि वीडियो अपीयर हो रही है। अच्छा, अब हम इसकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाया, cos ओमेगा A जी साइन 2π या उसके मल्टीपल्स किसके बराबर होते हैं? साइन 2π होता है 1 मेरा यार। नहीं, मैम ये जीरो नहीं होता, जीरो होता है। जीरो होता है, ये जीरो होता है। साइन इस तरह अच्छा का होता है। साइन, सॉरी मैं कॉस समझ रहा था, सॉरी। ठीक है, cos 2πn, चलो आपको क्या cos 2π का फैक्टर आपके ज़हन में, तो cos 2πn क्या होता है? 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं cos AN ओमेगा AN। अच्छा,
अब नतीजा यहाँ पे हमने एक्स पी एन को देख लेते हैं। नतीजा हमने ये निकाला कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में अगर दो फ्रीक्वेंसीज 2 पाई के डिफरेंस से अवेलेबल हों, मसलन एक्स ए एन जो था उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा ए एन थी, एक्स बी एन जो था उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा ए प्लस 2 पाई थी। तो उसके नतीजे में बनने वाले दोनों सिग्नल्स एक्स ए एन और एक्स बी एन ये दोनों देखने में बिल्कुल सिमिलर होते हैं। इसको मैं दोबारा से इस तरह से बोलूँगी कि दो सिग्नल्स जो कि जिनकी फ्रीक्वेंसी 2 पाई अपार्ट हो, दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल, अपेरेंटली देखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, और उसकी वजह ये वाली है जो हम लोगों ने आज जिसको मैथमेटिकली प्रूव किया। अच्छा, अब इस बात का मतलब ये है या चलो मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ कि अगर मेरे पास लेट्स अज्यूम कि एक सिग्नल लेकिन मैम कंटिन्यूस टाइम में तो ये डिफरेंट थे ना, इनको हमने कहा था कि ये डिफरेंट है। हाँ, ये डिस्क्रीट में सिमिलर है जी, ऐसे ही है, डिस्क्रीट में ये सिमिलर होंगे। अच्छा, डिस्क्रीट में सिमिलर होंगे जैसे कि मैंने आपको बताया, और यहीं से हमारा जो पॉइंट नंबर 2 है, जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में अगर दो फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे से डिफरेंट हों तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्नल्स एक दूसरे से डिफरेंट होते ही हैं। लेकिन हमें ये बात अब पता चल गई कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में कि दो फ्रीक्वेंसीज अगर एक दूसरे से डिफरेंट हों तो स्टिल वो सिग्नल्स सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, उसका मैथमेटिकल प्रूफ तो सिर्फ 2 पाई या उसके मल्टीपल के साथ वैलिड है, लेकिन कॉन्सेप्ट 2 जो है वो कॉन्सेप्ट 3 से थोड़ा सा कनेक्टेड है। अच्छा, मसलन इसी चीज़ को मैं आप एक्सटेंड कर रही हूँ कि ये इस तरह की कंप्यूटेशन करने के बाद मेरे पास जो सिग्नल आएगा, आप बता सकते हो कि वो उस तरह का कोई और सिग्नल कैसा हो सकता है? मसलन मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, किसकी तरह का सिग्नल हो सकता है? मैं आपकी बात समझ नहीं है ये वाली। ओके, मैंने ओमेगा एन में ये वाला फैक्टर ऐड किया और मैंने एक को साइन वेव प्लॉट कर दिया। ठीक है, नहीं 2.09 लिखा हुआ है मैंने। यस मैम, वो ही थोड़ा सा ज्यादा जी। अब मैं पूछना ही चाह रही हूँ कि इस सिग्नल से मिलता जुलता एक और सिग्नल, उसकी इक्वेशन लिखना चाह रही हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या फैक्टर मैं ऐसा लिखूँ कि जिसके नतीजे में जब ये वाला सिग्नल है ये बिल्कुल सिमिलर होगा इस सिग्नल से। 0.09 पाई एन लिख लें या फिर 4 बिल्कुल ठीक है, मैं ये भी लिख सकती हूँ। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 4.09 भी कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ये तीनों सिग्नल्स जब प्लॉट होंगे तो अपेरेंटली अगर इनकी मैथमेटिकल इक्वेशन डिफरेंट भी है तो इट डज नॉट मैटर, इन तीनों सिग्नल्स के प्लॉट्स बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, ये बात समझ आती है? इसका मतलब ये है कि कोसाइन डिस्क्रीट टाइम कोसाइन सिग्नल्स अपेरेंटली अगर इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट भी हो तो वो देखने में एक जैसे हो सकते हैं। अच्छा, अब एक और नतीजा हमने जो यहाँ से निकाला, हम लोगों ने इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के हवाले से भी फुली अंडरस्टैंड कर लिए। होपफुली अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आती तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। अच्छा, इसका मतलब ये है कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स जो होते हैं ना वो हमारे पास सिर्फ एक जो रीजन है ना, मतलब 0 से लेकर 2 पाई फॉर एग्जांपल, सिर्फ इसमें वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक ये सिग्नल, अगर मैं इसको सिर्फ कॉस ओमेगा एन फिलहाल हम रख देते हैं। और अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि मैं यहाँ पर मतलब एन भी लिख रही हूँ तो ये बेसिकली मैंने फ्रीक्वेंसी में एडिशन की है। मतलब अगर इस एन को हम कॉमन ले लें तो बेसिकली ये ओमेगा ए प्लस 2.09 पाई बन जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल फ्रीक्वेंसी में मैं चेंज करके इन सिग्नल्स को लिख रही हूँ। ओके, बात समझ आई? जी मैम, वो जो आपने थर्ड पॉइंट जब प्रूव किया था उसके अंदर cos 2n की वैल्यू 1 डाली थी और sin 2 पाई की वैल्यू 0 डाली थी, तो मैम उसके बाद हमने इसमें प्रूव क्या किया है? वो जो cos ओमेगा a माइनस
अच्छा ये देखो ना, ये जो इक्वेशन जिसमें हम लोगों ने ये 0 कर दिया इसको 1, तो ये इक्वेशन किसके बराबर आ गई? cos ओमेगा n के बराबर आ गई। यस मैम। और अगर आप इसकी लेफ्ट साइड पे देखो, यहाँ पे xpn लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने प्रूफ यहाँ पे ये किया है। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था ना वो ये था कि हम लोगों ने एक सिग्नल लिया था ओमेगा ए के साथ, और एक दूसरा सिग्नल लिया था जिसमें ओमेगा ए में 2 पाई ऐड किया था। ठीक है तो मैम। प्रूफ हमने ये किया था कि ये दोनों 2 पाई के डिफरेंस से अगर फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हो हमारे पास, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो सिग्नल्स बनते हैं उनकी शक्लें एक जैसी होती हैं। ओके मैम। मतलब XAN और XBN प्लॉट हम करेंगे तो इससे बिल्कुल एक जैसे होंगे। अगर आपके पास मैटलैब की फैसिलिटी है तो आप इसको ट्राई भी कर सकते हो, नहीं तो मैं मैम सनिया को बता दूंगी, वो आपको लैब में भी इसी चीज़ करा के दिखा देंगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने प्रूव किया है कि अपेरेंटली मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज होने के बावजूद डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स एक जैसे हो सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा, ये सारे सिग्नल्स एक जैसे बनेंगे। अच्छा, इसी बात को लेकर आगे चलें तो जो मैंने आपसे कहा था कि इनडिस्टिंग्विशेबल सिग्नल्स या डिफरेंट सिग्नल्स सिर्फ 0 से 2 पाई की रेंज में है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि cos ओमेगा an और cos ओमेगा an प्लस अगर मैं 0.8 पाई इसमें ऐड करती हूँ, ये दोनों सिग्नल एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 0.9 लिखूँ, मैं यहाँ पे 0.9 पाई या फिर इसको पाई कर दूँ या फिर 1.5 पाई एंड सो ऑन, ये सब सिग्नल जो मैं प्लॉट करती जा रही हूँ ये एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ओमेगा an प्लस 2 पाई n को प्लॉट करके देखूँ, तो अब ये मुझे वापस इसी तरह का मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ आती है? जी मैम। ओके, और अगर Yes, अगेन ये मैं आपसे एक ऐसी बात पूछने लगी हूँ जो मैंने आपको अभी बिल्कुल पिछली स्लाइड में बताई थी। अगर मैं यहाँ पे cos ओमेगा n प्लस 2.01 पाई लिखूँ तो ये कैसा होगा? मैम ये 2 पाई वाले के साथ तो सेम नहीं होगा, लेकिन उसका जो 0.1 वाला होगा मतलब हम उसके लोगों साथ। ने हाँ बिल्कुल ठीक है, जैसे मैंने, चलो मैं इसको चूंकि इस चीज़ को मैंने डिस्कस किया तो मैं यहाँ पे 2.8 कर लेती हूँ कि हम लोगों ने जो 0.85 वाला सिग्नल प्लॉट करके ऑलरेडी देखा हुआ था, ये वाला जो सिग्नल है ये इसकी तरह का होगा, उसके साथ मैच करेगा, वो इसके साथ आपस में मैच। दो मैच करते ठीक है, ये बात समझ आती है? हैं। जी मैम। ओके, इसका मतलब ये है कि इसी तरह से अगर मैं इसको 2.9 कर दूं वो इसके साथ मैच करेगा। तो जो जो मुझे डिस्टिंग्विशेबल या डिफरेंट सिग्नल्स मिलने हैं वो सिर्फ मतलब जिस वक्त ऐसे लेट्स ज्यादा। सपोज 0 से लेके जो 2 पाई तक का रीजन है ना, वो उसमें मुझे मिलने हैं। ओके, यस मैम। अच्छा, और इस लिहाज से हम जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की रेंज लेते हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज का मतलब अब ये है कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल जो है ना उसकी फ्रीक्वेंसी प्रैक्टिकली इनफिनिट हो सकती है। आप जीरो भी नहीं है, अगर हम माइनस इन्फिनिटी की बात करें, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक किसी भी वैल्यू का कंटिन्यूस टाइम सिग्नल बनाना चाहो, वो ना सिर्फ ही के बन सकता है बल्कि वो डिफरेंट होगा। मतलब आप कोई सी भी दो फ्रीक्वेंसीज चूज करो एक कंटिन्यूस नंबर से, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, वो सारे सिग्नल एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। लेकिन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में इस तरह से नहीं होता। डिस्क्रीट टाइम अगर मैं ओमेगा की बात करूं और यहाँ पे एक्स ओमेगा की बात करूं, तो मुझे जो क्योंकि मुझे 2 पाई की रेंज लेनी है ना, वो मेरी मर्जी है कि मैं वो रेंज क्या लूँ। तो माइनस पाई से लेकर पाई तक जो सिग्नल्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। अच्छा, उसकी एक वजह है, मेरे पास ये ऑप्शन भी तो थी ना कि मैं 0 से लेकर 2 पाई तक जाऊँ। पहली बात तो ये है कि इस रेंज को प्रिंसिपल रेंज कहते हैं, जिसमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक दूसरे से डिफरेंट नजर आते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 2 पाई से जब आगे जाऊंगी तो यहाँ पे जो मुझे सिग्नल मिलना है वो एक्जैक्टली वही सिग्नल होगा जो मुझे इस पॉइंट पे पहले से मिल रहा होगा। ठीक है, तो मैं 0 से यानी कि 2 पाई की जो रेंज होती है ना, वो बेशक अब हम माइनस पाई से पाई लें या बेशक हम 0 से लेकर 2 पाई लें, उसको हम प्रिंसिपल रेंज कहते हैं। अब क्या ये चीज़ आप लोगों ने पहले थोड़ा सा पढ़ी हुई है कि नहीं? नहीं मैम, नहीं पढ़ी हुई। समझ आ रही है? वैसे समझ आ रही है। समझ आ रही है, ओके।
अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास ऑप्शन है कि हम 0 से लेके 2 पाई लें या फिर हम -5 से लेके पाई लें, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन हम प्रेफर इसको करते हैं। इससे प्रेफर क्यों करते हैं मैं अब आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। इसका जो रिजल्ट है ना वो थोड़ा इंट्यूटिव है, उसका मैथमेटिकल रिजल्ट तो ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। इंट्यूटिवली मतलब एक रिजल्ट होने का मतलब ये है, इंट्यूटिव रिजल्ट होने का मतलब ये है कि हम अगर इसको बेसिकली प्लॉट करके देखें ना, मतलब अगर मैं cos 0 को प्लॉट करूं, उसके बाद मैं cos 0.2 पाई n को प्लॉट करूं, 0.3 पाई n को प्लॉट करूं और उसके बाद cos पाई n को प्लॉट करूं, ठीक है। तो मुझे अंदाजा होगा कि जो मेरी फ्रीक्वेंसी मतलब जो फ्लक्चुएशन है ना वो इंक्रीज होती जाएगी। मतलब cos 0 तो आपको पता है कि वो तो हमेशा मतलब 1 रहेगा, ठीक है। cos 2 पाई n में थोड़ा सा मेरे पास मतलब फॉर एग्जांपल इस तरह से सिग्नल बनता है। cos 3 पाई n में अच्छा नहीं इस तरह से तो नहीं बनेगा, लेकिन लेट मी प्लॉट दिस सिग्नल विद सम क्या कहना चाहिए एनवेलप, ताकि मेरे लिए समझाना थोड़ा सा आसान हो। मैं इसको थोड़ा सा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल प्लॉट करके दिखाने लगी हूँ, मुझे इसका समझाना आसान लगेगा। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ना वो थोड़ी सी इस तरह से होगी, मतलब बहुत स्लोली वेरिंग। अगर मैं इसकी जगह cos 3 पाई देखूं तो वो थोड़ा सा तेज होगा, ठीक है। और cos पाई n तक जाते जाते cos पाई n जो है ना वो आपको इस तरह से मिलेगा। ये सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में हो सकती है वो ये वाली है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका पीरियड जो है वो 2 है। अगर इसका जो पीरियड है वो 1 है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ये एक डीसी सिग्नल है cos 0। अगर हम ओमेगा को देखें जिसकी इक्वेशन 2 पाई बाय n इंटू के है, तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा ओमेगा की वैल्यू हाई तभी होगी ना अगर n की वैल्यू जो है वो लो हो। यस, ये बात समझ आती है? जी हाँ। n को हम जितना कम करते जाएंगे उतना हमारे पास जो है ओमेगा वो ज़्यादा होता जाएगा। अब n को अगर हम 1 कर दें फिर तो हमारे पास डीसी सिग्नल हमें मिलेगा ना, तो n की जो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो 2 हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मैक्सिमम पॉसिबल जो फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है ना वो पाई करती है। अच्छा, अब मैं आपको बता रही थी कि इसको तो इसको चूज करने की वजह ये है कि जैसे जैसे हम 0 से पाई की तरफ जाएं तो अपेरेंटली फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो हमें ये थोड़ा सा जो ये वाला सिचुएशन है ना ये हम कंटिन्यूस टाइम के साथ रिलेट कर पाते हैं, सच दैट हमें पता है कि जैसे जैसे हम 0 से इन्फिनिटी की तरफ जाएं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स में तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती जाती है, ठीक है। इसी तरह से 0 से लेकर अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएं तो फ्रीक्वेंसी ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करती जाती है। तो हम उसी फिनोमिना को बरकरार रखने के लिए या रिटेन करने के लिए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में हमारे पास तो ऑप्शन ही -पाई से पाई मतलब एक लिमिटेड ऑप्शन है ना, जिसको हम लोगों ने मतलब 2 पाई तक रखना है। तो उसको इंस्टेड के हम 0 से लेकर 2 पाई लें, हम -पाई से पाई लेते हैं, ये थोड़ा सा नेचुरल है। 0 से लेकर पाई की तरफ जाएंगे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी, 0 से लेकर -पाई की तरफ जाएंगे फ्रीक्वेंसी ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो ये उसकी एक इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन है कि किस वजह से हम प्रेफर करते हैं ये वाली फ्रीक्वेंसी रेंज इंस्टेड ऑफ 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई लेना गलत नहीं है, ले सकते हैं। -पाई से पाई लेना आसान है। अच्छा, अब 1 मिनट जरा इस बात को समझो और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। या कोई सवाल है तो प्लीज आप पूछ सकते हो। अच्छा, अब आप लोग की खामोशी से लग रहा है कि बात थोड़ी सी मुश्किल थी। यस और नो? मैम आगे ये समझ के इसे इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं कि वो 0 से पाई इंक्रीजिंग है एक डायरेक्शन में और फिर उसी तरह वही उसका फिनोमेना होगा ऑपोजिट साइड में इंक्रीजिंग का, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी इसकी। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। और ये रिलेट करता है जो हम लोगों ने कंटिन्यूस टाइम साइकिल में देखा हुआ है या सीखा हुआ है कि जैसे हम 0 से लेकर इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज होंगी। तो हम उसी फिनोमिना को यहाँ पे रिटेन करने के लिए
ये वाली प्रिंसिपल रेंज लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास अब कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट अब मतलब हम बिल्ड करने की कोशिश करें इस चैप्टर में, थोड़ा बहुत बिल्ड हो चुका है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें पता होनी चाहिए, और वो है मैं जितने में ये टॉपिक का नाम लिखूँ ना, मुझे आप ये बता कि हार्मोन्स क्या होते हैं। हम कहते हैं कि पहला फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, को क्या होता है? वैसे मैम ये जो सिग्नल किसी में फ्रीक्वेंसीज होती है डिफरेंट, जो ऐड अप होके एक सिग्नल बनाती हैं, तो वो छोटी से लेके बड़ी को हम कहते हैं ना, बिल्कुल तो ऐसा वो ही कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड बिल्कुल हार्मोनिक। ऐसा ही। अब अच्छा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम कौन सा हार्मोनिक कहते हैं? फर्स्ट मेरा ख्याल कहते हैं, या जीरो फर्स्ट होगा। हार्मोनिक, बिल्कुल। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक सेम चीजें हैं। अच्छा, अगर अगेन हम लोगों ने कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल में ये देखा था कि अगर हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी कॉस ओमेगा टी है, जिसमें ओमेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फिर उसको हम फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं, और अगर हम यहाँ पे लिखें कॉस के ओमेगा टी, तो ये बेसिकली के ओमेगा जो है ये इसका केथ हार्मोनिक है, और के प्रैक्टिकली यहाँ पर तो हम लोगों ने देखा ना कि के की वैल्यू 1 है, लेकिन के इन्फिनिटी तक जा सकता है। और जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ती जाएगी, के हमेशा इंटेग्रल होगा, जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ती जाएगी हमारे पास रैपिडली फ्लक्चुएटिंग सिग्नल्स हमें मिलते जाएंगे। अब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में जो है ना, ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में के की वैल्यू इन्फिनिटी तक नहीं जा सकती। अच्छा, मसलन मेरे पास अगर एक x ऑफ n है जिसकी, अच्छा एक्सपोनेंशियल सिग्नल क्या होता है, कुछ आइडिया है आपको? जो इंक्रीज करता जाता है और या फिर डिक्रीज ही करता जाता है। नहीं, उसके अलावा मैं जो एक्सपोनेंशियली। पूछना चाह रही हूँ, अच्छा इंक्रीज डिक्रीज, आपने बहुत अच्छी बात की है। वैसे मैम वो उसका भी होता है ना, उसको हम दूसरी टर्म पे लिखते हैं साइन या कोसाइन में। जी, अच्छा मुझे ना अब यहाँ पर ये चीज़ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करने दो, ये हमेशा कंफ्यूजन रहती है। जो एक्सपोनेंशियल सिग्नल होता है ना, वो हमेशा मतलब आपने दो तरह से उसको देखा होगा, उसकी पावर में कुछ लिखा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल e रेज़ टू पावर a, या उसको लिखने का ये तरीका भी होता है, दोनों तरीके सिमिलर हैं, ठीक है। अगर तो a हमारे पास कोई रियल नंबर है ना, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो e रेज़ टू पावर a जो है, ये एक रियल एक्सपोनेंशियल नंबर है, जो कि या तो इस तरह से बनेगा या फिर इस तरह से बनेगा। और भी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन हम फिलहाल इन दोनों को अज्यूम करते हैं। अगर a जो इसकी पावर है, अगर वो रियल नंबर हो, तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल सिग्नल इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये चीज याद है ना, मतलब देखी भी है ना पहले से। यस मैम। अगर हमारे पास a इंस्टेड कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जैसे कि मैं फिलहाल इसका रियल पार्ट इग्नोर करके, रियल जो इसका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो तो हम x प्लस जे वाई करते हैं ना। लेट्स सपोज कि x अगर 0 है, तो ये हमारे पास सिर्फ जे वाई रह जाता है। तो उस सूरत हाल में जो हमारे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल बनता है, उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। अब ये वाला जो सिग्नल है ना, ये फिजिकली रियलाइजेबल नहीं है, ठीक है। इसको हम लिखते हैं इस तरह से, cos y प्लस जे साइन y। इसको हम सिर्फ अपनी ये जो सिग्नल हम लोगों ने मतलब डेवलप किया हुआ है या इसको हम इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी बहुत सारी मैथमेटिकल प्रोसेसेस की आसानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्सपोनेंशियल सिग्नल यानी कि जिसकी पावर कॉम्प्लेक्स हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये फिजिकली रियलाइजेबल नहीं है। या तो हम रियल ऑफ एक्सपोनेंशियल
लिखते हैं ताकि हम जब हमारा मतलब कोसाइन वेव को इस्तेमाल करना होता है, या हम कॉम्प्लेक्स ऑफ इमेजिनरी ऑफ एक्सपोनेंशियल लिखते हैं जब हम साइन वेव का जिक्र करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिग्नल इटसेल्फ फिजिकली रियलाइजेबल नहीं है, ठीक है। ये बात समझ आइए। इसको सिर्फ हम बहुत सारी अपनी मतलब आसानियों के लिए मैथमेटिकल प्रोसीजर्स के लिए लिख लेते हैं, लेकिन जो रूल्स इंडिविजुअली कॉस या साइन पे लगते हैं वो सारे के सारे रूल्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल पे भी लगते हैं। ओके ओके अच्छा अब मैं यहाँ पर हम बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की। तो अगर हम जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल अगर वो अच्छा यहाँ पे मुझे n ओके हाँ n लिखना चाहिए, लेकिन अगर ये तो अब सिग्नल एक ऐसा सिग्नल है जिसमें 2π/n ऑफ कोर्स अगर k की वैल्यू 1 हो तो 2π/n जो है वो ओमेगा के बराबर होगा। लेकिन अगर मैं हार्मोनिक्स के साथ इसको लिखना चाह रही हूँ, लेट्स सपोज कि मुझे जो हार्मोनिक नंबर है उसको मैं यहाँ पर इसके सबसेट में शो कर दूँ, तो एक ज़्यादा बेहतर तरीका कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को रिप्रेजेंट करने का ये होगा। ये बात क्लियर है? हाँ जी, मुझे आप लोगों से जवाब चाहिए, यहाँ पर टाइम बहुत कम है। मैम दोबारा ये रिपीट कर दें, क्या है? अच्छा ये अभी नजर आया। अच्छा आई एम सॉरी, ये जो इक्वेशन आपको ऊपर नजर आ रही है हमारी तरफ ही इधर। अच्छा जी, ये जो इक्वेशन आपको ऊपर नजर आ रही है ये मैंने एक डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की इक्वेशन लिखी है, ठीक है। इसमें ये हमारे पास ओमेगा है, ठीक है। आप देख सकते हो कि k की वैल्यू यहाँ पे 1 है, लेकिन अगर मुझे कोई हार्मोनिक इसमें रिप्रेजेंट करना है तो मैंने मतलब जनरली लिखने के लिए मैंने यहाँ पे k को सब्सक्रिप्ट में लिखा है x ऑफ x की n, और फिर मैंने यहाँ पे k शो कर दिया है, ठीक है। तो ये अब एक हम अगर कह सकते हैं कि अगर ये वाला जो मैंने इक्वेशन लिखी है, लेट्स सपोज हम इसे कह सकते हैं कि ये फंडामेंटल सिग्नल है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल है, या फर्स्ट हार्मोनिक वाला सिग्नल है, और एक इन जनरल अगर मैंने kth हार्मोनिक की बात करनी है तो उसके लिए मैं ये वाला सिग्नल लिखूंगी। ठीक है। अच्छा अब फर्स्ट मैंने k की वैल्यू 1 को डाल के तो आपको दिखा दिया। अब लेट्स सपोज कि मैं k की वैल्यू 1 2 3 इंक्रीज करती जाती हूँ और यहाँ तक कि मैं n तक पहुँचती हूँ, तो वो मेरे पास किस तरह का सिग्नल बनेगा? इस तरह का सिग्नल, और n के कैंसिल होने के बाद 2π आ जाएगा, मेरे पास 2π आ जाएगा, यस ठीक है। जल्दी से आप लोग मुझे बताओ कि अगर n+1 हार्मोनिक मतलब अगर k की वैल्यू n+1 हो तो यहाँ पे क्या आएगा? मैं आप लिख के बता देती हूँ कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, लेकिन आप प्लीज अपने पास रहिए, कंप्यूटेशंस ट्राई करो। आपको लास्ट इक्वेशन नजर आ रही है जिसमें मैंने k की वैल्यू n+1 रखी है? यस मैम। ठीक है, अपने पास ट्राई करो। ये अगेन थोड़ा सा ब्रैकेट्स को सॉल्व करके आ जाएगी, एक 2π में आ जाएगी और एक 2π/n में आ जाएगी। ओके, क्या आपके पास कोई इस तरह की चीज आ रही है? मैम वो एक +1 की वजह से आएगी ना, एक इस तरह की चीज आएगी और एक 2π वाली आएगी। ओके अच्छा, और क्या आपको देख के ये पता चल रहा है कि मेरे पास जो ये इक्वेशन आई है ये बिल्कुल मेरे पास वही इक्वेशन है जो मेरे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक की थी? यस मैम। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो डिस्टिंक्ट हार्मोनिक्स हैं वो कितने हो सकते हैं? मतलब अगर k की वैल्यू को मैंने यहाँ पे 1 डाला और फिर मैं k को इंक्रीज करती गई और मैंने मतलब एक्सपोनेंशियल की इक्वेशन में लिखी हुई है, उसको प्लॉट कर रही हूँ, तो मैक्सिमम मैं k की वैल्यू क्या डाल हो सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। जो k की डिस्टिंक्ट वैल्यूज हो सकती है ना, वो 1 से लेकर
n तक हो सकती हैं, जिसमें 1 ऑफ कोर्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक है। तो टोटल जो डिस्टिंक्ट हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करते हैं वो n होते हैं। इसका मतलब कि और n क्या चीज़ है? पीरियड, फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, तो अब लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं इस नोट के साथ कि जो हमारे पास कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स होते हैं उसमें प्रैक्टिकली इन्फिनिट नंबर ऑफ हार्मोनिक्स हो सकते हैं, लेकिन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में हमारे पास सिर्फ कैपिटल नंबर ऑफ n डिफरेंट हार्मोनिक्स हो सकते हैं। डिफरेंट हार्मोनिक, डिफरेंट हार्मोनिक्स, क्योंकि अगर ये तो हमने यहाँ पे देखा ना कि अगर हमने n+1 प्लॉट करने की कोशिश की थी तो वापस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सिग्नल जैसा बन गया था जी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से आपको थोड़ी सी इस k की भी समझ आ जाएगी। अब ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और हम जब साथ k लिख देते हैं इसका मतलब ये है कि वो बेसिकली kth हार्मोनिक है। अगर k की वैल्यू 1 हो तो इसका मतलब ये है कि ओमेगा इज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर k की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये 2 या 2 से ज़्यादा, इसका मतलब ये कि हम एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि इसका हार्मोनिक देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ वापस अब आपको दिखाना चाहूँगी। मैम हम n की वैल्यू जो है वो कैसे डिसाइड करते हैं? हार्मोनिक नंबर है ना? k हार्मोनिक नंबर है। एक और सवाल था बीच में, क्या था? मैम ये n की वैल्यू हम कैसे डिसाइड करते हैं? कैपिटल N? जी मैम। ये हम डिसाइड नहीं करते, ये सिग्नल को देख के पता चलता है। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल्स है ना ये तो? नंबर ऑफ सैंपल्स इन अ साइकिल। मसलन हम लोगों ने जो Okay, ये जो अच्छा ये नजर आ रही है, मैंने स्लाइड चेंज की है, इसमें cos 1.57 पाई n के ऊपर मैं पॉइंट कर आ रही रही है मैम। हूँ। ओके, ये हम लोगों ने जो सिग्नल देखा था ना, ये बेसिकली एक ऐसा सिग्नल था जिसका फंडामेंटल पीरियड 200 सैंपल्स था और ये उसका 157th हार्मोनिक था। ओके, ठीक है मैम। ठीक है, चलें अब इस बात के ऊपर ना इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे बात मंडे को। मैंने अब आपके पास इतना टाइम नहीं छोड़ा कि आप मुझसे कुछ सवाल कर सको, लेकिन अगर आज का लेक्चर देखने के बाद कोई सवाल आपके ज़हन में आता है तो प्लीज़ लेट मी नो बिफोर मंडेज लेक्चर। मैम ये आप लाइन रिपीट कर सकती हैं? 157 सैंपल ऑफ 200? नहीं, सैंपल नहीं, 157 हार्मोनिक। इस सिग्नल के बेसिकली 200 हार्मोनिक्स हैं, जिसमें मतलब इंक्लूडिंग फंडामेंटल सिग्नल। ओके मैम। मैम ये हमें कैसे पता कि 200 है? वो n की वैल्यू n को देखकर। ओके मैम, ओके। ठीक है, और ये इसका 157th हार्मोनिक है। ठीक है मैम, लीव कर दें, क्लास स्टार्ट होगी है ना? हाँ, मैं लीव कर रही हूँ, बाकी अल्लाह हाफिज़, खैरियत से रहो आप लोग और इंशाल्लाह मंडे की क्लास में मिलते हैं। मैम ये आप असाइनमेंट कब क्रिएट करेंगी? मैंने ये 9:30 पर आपके सामने अपीयर